तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे, जो कि है हमारा रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। तो ये हमारी जो है इंट्रोडक्टरी क्लास होने वाली है रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की, जिसमें सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि एक्चुअली में रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 को हमें पढ़ना क्यों है और इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। क्योंकि किसी भी एक्ट को पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी है। अगर आपको उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पता होगा, पढ़ना क्यों है ये पता होगा, तो आपका इंटरेस्ट जो है बढ़ जाएगा और वो एक्ट आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 एक्ट आपको पढ़ना जरूरी इसलिए है क्योंकि ये इंटरलिंक्ड हो जाता है आपका दो दूसरे लॉ से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा जुडिशरी में, हर स्टेट जुडिशरी में आते हैं। पहला है आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और दूसरा है आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ठीक है, ये दोनों एक्ट जो है हर स्टेट जुडिशरी में पूछे जाते हैं, चाहे आप एमपी का दे, छत्तीसगढ़ का दे, आरजेएस का दे, किसी भी स्टेट जुडिशरी का दे, ये बहुत जो है कॉमन लॉज है हमारे। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जिसमें ये बनाया जाता है कि बताया जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेंगे, एग्रीमेंट कैसे बनेंगे, है ना। जो हमारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है जिसमें हम डीड्स पढ़ते हैं कि जब कोई मकान बिकता है तो सेल डीड क्या होगी, लीज का बनता है ना, और भी कई तरीके की डीड्स जो है हम पढ़ते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। तो उनसे रिलेटेड होता है आपका ये रजिस्ट्रेशन एक्ट, और एक और जो होता है फिर आगे चलकर स्टाम्प ड्यूटी एक्ट। ठीक है, तो स्टाम्प एक्ट जो है वो जब पीएससी वाले जो होते हैं उनको तैयारी करना पड़ती है, किसी किसी स्टेट जुडिशरी में भी स्टाम्प एक्ट भी आता है ना। तो अभी फोकस करते हैं हम अपने इस पे, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 पे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जिस भी स्टेट जुडिशरी में रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 अगर नहीं भी है ना, तो आपको बाद में तो इसको पढ़ना ही पड़ेगा। क्योंकि जैसे ही आप जुडिशरी ज्वाइन करेंगे, आप जज बन जाएंगे, तो सबसे पहले जो मैटर्स आपके पास आते हैं वो सिविल के ही आते हैं। सबसे पहले आपको डील करने के लिए सिविल मैटर्स ही मिलते हैं, और आपसे सबसे पहले ट्रेनिंग टाइम पीरियड में जब आप जज बन जाएंगे और आपको जब ट्रेनिंग होगी ना, तब वहां पर आपने भले ही अगर अभी आपके सिलेबस में नहीं है, जैसे स्टेट जुडिशरी, जैसे एमपी में नहीं है, एमपी में रजिस्ट्रेशन एक्ट नहीं पूछा जा रहा है ना, तो एमपी वाले स्टूडेंट्स को क्या करना पड़ता है, जैसे ही जिसका सिलेक्शन हो जाता है ना, ट्रेनिंग टाइम पीरियड में उनको ट्रेनिंग में फिर रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 पढ़ना पड़ता है, पढ़ना ही पड़ता है। तो अगर आपके सिलेबस में नहीं भी है, ऐसे स्टेट की आप तैयारी करें जिसमें सिलेबस में नहीं है, तो वो लोग भी ये वीडियो जरूर देखें, क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन होगा तो बाद में तो आपको ये एक्ट पढ़ना ही है। तो डीड और कॉन्ट्रैक्ट की हम बात कर रहे हैं। अब होता क्या है कि देखिए, कोई भी पर्सन जो है, जो कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाता है, दो पार्टीज हैं, ये भी वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, है ना। अब वो चाहती है कि जो उनका ये जो कॉन्ट्रैक्ट का जो पेपर है, जो एग्रीमेंट बना हुआ है कॉन्ट्रैक्ट का, या जो प्रॉपर्टी है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के अंतर्गत कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है और दो लोगों के बीच में वो जो सेल डीड बनी हुई है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को लेकर के, तो वो कैसे सेव रहेगी कि आगे चलकर उस एग्रीमेंट के साथ या उस डीड के साथ कोई पार्टी फ्रॉड ना कर दे। क्योंकि अगर वो सेफ नहीं है वो एग्रीमेंट, तो कोई भी फ्रॉड कर सकता है, कोई भी कह सकता है वो डॉक्यूमेंट उठा करके उसमें कुछ चेंजेस करके कि अरे ये तो नहीं, ये जो प्रॉपर्टी है ये तो मेरी है। मतलब दो लोगों ने, ए और बी दो लोगों ने जो है आपसदारी में कोई प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किया, ठीक है, ए ने बी को संपत्ति ट्रांसफर कर दी और एग्रीमेंट बनवा लिया। अब वो एग्रीमेंट सेफ नहीं है, कभी भी कोई भी पार्टी उस पर फ्रॉड कर सकती है। ए चाहे तो बाद में फिर से कुछ चेंजेस करके बोल सकता है कि नहीं नहीं ये तो प्रॉपर्टी मेरी ही है, मैंने इनको बेची ही नहीं। पहले ऐसे बहुत केस होते थे, एक आदमी एक ही प्रॉपर्टी को चार चार लोगों को बेच देता था। तो इसी चीज को बचाने के लिए, फ्रॉड को कंट्रोल करने के लिए ही आया आपका रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908।